11 जुलाई यानी कि आज पूरा का पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मना रहा है। वहीं हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए ये मनाने के साथ साथ एक चिंता का विषय भी बन गया है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन अभी 140 करोड़ से ऊपर है। वहीं इस बात को लेकर कई चिंताएं होती है। लोग बात करते, तमाम जो नेता है और जो प्रशासन है उसके बारे में बहुत सारी योजनाएं लेके आते हैं, लेकिन फिर भी हम बात करें धरातल पे जो भी योजनाएं वो नहीं उतर के आ पा रही है। लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता जो है वो नहीं फैल पा रही है। तो आइए आज हम इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीरा पाठक मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे ये जो प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो हमारे भारत में क्यों ज़रूरी है, और किस तरह से जो लोग हैं अपने जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और क्या-क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं और क्या-क्या मेजर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और जैसे सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल डे है, आज सब लोग मना रहे हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए, कितना महत्वपूर्ण है और क्या परियोजनाएँ जो हैं वो सरकार लेकर आई, और क्या लगता है आपको कि हमारे जो भारत है वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही, लोगों को इसके बारे में कितनी जागरूकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो इसलिए है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज है, बट स्पेशली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो इसलिए है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ को क्रॉस करने लग गई है। साथ ही साथ अगर हम अपनी बर्थ रेट को देखें, तो पर मिनट में 54 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी हर 1 या 2 सेकंड पे 1 बच्चा जन्म ले रहा है। तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, ये रिसोर्सेज़ पे दबाव डालती है और नए चैलेंजेस क्रिएट करती है समाज के लिए और परिवार के लिए अपने चैलेंजेस लेके आती है। तो इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है और ये नेशनल पॉपुलेशन डे मनाना एक उद्देश्य यही है कि लोगों को बढ़ते हुए जनसंख्या की तरफ जागरूकता बढ़े। तो भारत में अगर हम बात करें तो बहुत सारे जैसे रूरल एरियाज़ हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं उनके बीच में। तो आपको क्या लगता है कि अभी आप नोएडा में तैनात हैं और तमाम लोग आपसे मिलने आते होंगे, सरकारी हॉस्पिटल में वही लोग आते हैं जो ऑलरेडी, जिनका जो बैकग्राउंड होता है इतना अच्छा नहीं होता, फाइनेंशियली वो वीक होते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप उनसे मिलती हैं तो क्या एक प्रॉब्लम है उनके साथ जो वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? तो इसके साथ जो पॉपुलेशन कंट्रोल के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं विद द लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप जैसे आप कह रहे हैं, वो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन की कमी। कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में एक तो एजुकेशन की कमी है, लोग समझते नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं समझते गर्भ निरोध का और या परिवार नियोजन का। सेकेंड जो चीज़ है वो एक अवेयरनेस की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो समाज के अंदर क्या है कि अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो अपने निर्णय और डिसीजंस महिलाओं को लेने नहीं देता। तो महिला अपने निर्णय नहीं ले पाती, वो ये समझती नहीं कि उनको पूर्ण रूप से आज़ादी है, पूर्ण रूप से अधिकार है अपने फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन का निर्णय लेने का। तो जहाँ पे जागरूकता नहीं है, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वहीं हम चैलेंजेस फेस करते हैं गर्भ निरोध या फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को बताने के बारे में या उन तक पहुँचाने में। एक और चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि समाज में अभी भी बहुत हद तक शेम, स्टिग्मा और टैबू जुड़ा हुआ है। लोग ओपनली बात नहीं करते कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। इनफैक्ट ये एक रीज़न है जिसकी वजह से गर्भ निरोध की जगह इसको परिवार नियोजन का नाम दिया गया, क्योंकि नॉर्मली लोग बड़े ओपनली गर्भ निरोध के बारे में बात नहीं करते, बट परिवार नियोजन के नाम पे वो फिर भी खुल के बात कर लेते हैं। तो सरकार ने उसका नाम परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग इसलिए रखा ताकि ओपनली लोग बात कर सके, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो जाए बात करना। तो जैसे हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की, तो उस टाइम पे ये बोला जाता है ना कि आप ये मेजर्स ले सकते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके अनुसार, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो आपके अनुसार क्या-क्या चीज़ें हैं जो महिलाएँ ले सकती हैं, उनके लिए वो कितना सेफ है और कितना ज़रूरी है, उसके बारे में एक बार आप बता दीजिए? तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जो मैंने देखा है वो ये है ज्योति, कि जब महिलाएं अपनी प्रेगनेंसीज प्लान नहीं करती हैं, अगर वो रेडी नहीं है मेंटली, फिजिकली या इमोशनली फैमिली स्टार्ट करने के, तो उनको प्रेगनेंसीज प्लान नहीं करनी चाहिए। और एक तरीका जो होता है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बचने का वो है प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अप्लाई करना या एक गर्भ निरोधक चुनना बहुत ज़रूरी है। जहाँ ये होता है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, वहीं पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भपात या अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये सेफ होते हैं, बट मोस्टली कई बार अनसेफ भी होते हैं प्रैक्टिसेस, जिनकी वजह से महिलाओं की हेल्थ पे दुष्प्रभाव पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि एक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से आगे की फर्टिलिटी या आगे बच्चा होने की क्षमता घट जाती है महिला की। तो बहुत ज़रूरी है कि हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से बचें, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बचें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हर महिला को पता हो कि उसके पास क्या क्या ऑप्शन हैं गर्भ निरोध के और वो कैसे कैसे उनको यूज़ कर सकती है।
जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं इनके बारे में थोड़ा मैम समझा दीजिए कि कैसे है क्या चीज़ें लेनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको देखा होगा कि महिलाएं जो है इस बारे में बात नहीं कर पाती हैं, वो शर्माती हैं, और जो आदमी है वो भी कभी कभी होता है कि शर्मा जाते हैं। बिल्कुल तो सही। ये सब चीज़ें जो है कैसे यूज़ कर सकती है और कितना सेफ है इसमें से ये चीज़ यूज़ करना। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं जो अभी दिख रहे हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर फ्रीली अवेलेबल है हर एक के लिए। और ये एक गवर्नमेंट का पहल है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर है। जैसे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, नेशनल फैमिली वेलफेयर स्कीम्स है, नेशनल हेल्थ मिशन है, इनके अंडर ये सरकार की तरफ से फ्री सुविधा अवेलेबल है कि हर महिला सरकारी अस्पताल में आके अवेयर हो सकती है, इंफॉर्मेशन ले सकती है और फ्री में कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस लेके फ्री में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स चुन सकती है। जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हैं तो जो कि एक कैफेटेरिया अप्रोच अपनाया जाता है। जैसे कैफेटेरिया में हम जाते हैं, एक व्यक्ति जाके वहाँ पे वो आइटम्स चूज कर सकता है जो उसे सूट करता है, जो उसकी बॉडी को सूट करता है। इसी हिसाब से गर्भ निरोध या परिवार नियोजन के इतने सारे मेथड्स होते हैं जो हर महिला या कपल अपने हिसाब से उनमें से अपना उपाय जो उसकी बॉडी को सूट करता है, जो उसकी नीड्स को सूट करता है, फैमिली को सूट करता है, उसको चूज करके उसको अपना सकती है। तो ये जो मेथड्स हैं हमारे सामने, इनमें दो टाइप के मुख्यतः मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। एक तो टेम्परेरी मेथड्स होते हैं। टेम्परेरी मेथड्स का नाम जैसे सजेस्ट करता है, टेम्परेरी मेथड्स वो होते हैं जिनको जब स्टॉप कर दिया जाए तो फर्टिलिटी रिवर्स हो जाती है। यानी जब आप नहीं प्लान करना चाहते हैं बच्चा, उस टाइम आप अप्लाई करिए, और जब आप प्लान करना चाहते हैं इन मेथड्स को छोड़ते ही फर्टिलिटी वापस आ जाएगी, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो टेम्परेरी मेथड में सबसे पहले आता है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में एक बैरियर क्रिएट किया जाता है, चाहे वो फिजिकल बैरियर है, चाहे वो केमिकल बैरियर है, एक बैरियर क्रिएट किया जाता है ताकि स्पर्म और ओवम मिल ना सकें। तो अगर फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो फिजिकल बैरियर्स में आते हैं कॉन्डम्स। मेल कॉन्डम्स भी होते हैं और फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं, जिसे डायफ्राम कहा जाता है। कई बार महिलाओं को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं क्या मैम। तो फीमेल कॉन्डम्स भी अवेलेबल होते हैं। मेल कॉन्डम्स या कॉन्डम्स यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि इजीली अवेलेबल होते हैं, यूज़ करने में बहुत आसान होते हैं। बट एक और बेनिफिट होता है कि कंट्रासेप्टिव बेनिफिट के अलावा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज से बचाते हैं। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि अगर इसको अच्छे से यूज़ न किया जाए, ध्यानपूर्वक यूज़ न किया जाए, तो ये स्लिप या बर्स्ट कर सकते हैं। अगर हम फीमेल कॉन्डम्स की बात करें तो फीमेल कॉन्डम्स महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं, वो रीयूजेबल होती हैं। उनको वो महिला यूज़ कर सकती हैं जो अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल हैं। वो जाके डॉक्टर से सीख सकती हैं कि उनको किस तरह से इंसर्ट करना है। उनको इंसर्ट करने के बाद उनको जब निकाल के वॉश करके हाइजीनिकली रखा जाए तो उनको 2 से 4 साल तक रीयूज इजीली किया जा सकता है। तो ये बेनिफिट्स हैं कॉन्डम्स या फिर बैरियर मेथड्स यूज़ करने के। उसी तरह से जैसे ये फिजिकल बैरियर्स हैं, केमिकल बैरियर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे स्पर्मिसिडल जेलीज या फिर स्पंजेस। पर स्पर्मिसिडल जेलीज इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं और उनको एज एन एड ऑन किया जाता है बैरियर मेथड्स के साथ ताकि इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। अब अगर हम सेकेंड मेथड्स की बात करते हैं तो वो है पिल्स। पिल्स के अंदर दो प्रकार होते हैं, हार्मोनल पिल्स और नॉन हार्मोनल पिल्स। नॉन हार्मोनल पिल्स हैं जैसे छाया है। छाया एक नॉन हार्मोनल पिल है जिसका इस्तेमाल हर लेडी यूज कर सकती है, और वो लेडी भी यूज कर सकती है जो नॉर्मली जिसे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव सूट नहीं करते हैं। तो जिनको हार्मोनल पिल्स नहीं सूट करते हैं वो छाया का इस्तेमाल कर सकते हैं। छाया को डे 1 या डे 2 ऑफ द साइकिल यूज किया जाता है। हर पिल को डे 1 या डे 2 ऑफ द साइकिल पे यूज किया जाए तो मोस्ट इफेक्टिव होती है। जहाँ डे 1 या डे 2 वो दिन है साइकिल का जिस दिन पीरियड स्टार्ट होते हैं। छाया को जब स्टार्ट करना होता है पहले 3 महीने उसे हफ्ते में 2 बार लिया जाता है। जैसे माने संडे को लें और वेडनेसडे को लें, इस तरह से 3 महीने लें, और उसके 3 महीने के बाद जब नेक्स्ट मंथ शुरू होता है तो वंस अ वीक इसे ले सकते हैं, यानी संडे या वेडनेसडे में से एक दिन इसे कंटिन्यू करते रहें। इसमें जो एक डिफिकल्टी आती हुई है कि इसके अंदर इरेगुलर ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी आ सकती है, इसलिए कभी कभार ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार महिलाएं मिस कर सकती है इस रेगुलरिटी को, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, तो उसमें आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और उसमें आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि व्हाट इज द डिफरेंस एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बीच में और एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बीच में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, चाहे वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हैं, चाहे वो मिनी पिल है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है, उसको यूज किया जाता है रेगुलरली एवरी डे। और उसको जब रेगुलरली एवरीडे यूज किया जाता है तो उसकी इफेक्टिवनेस हाई होती है। वहीं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या आई पिल या अनवांटेड 72 वो दवाई है जिसको ओकेजनल एक्सीडेंटल सेक्सुअल एक्ट के बाद लिया जाता है। इसे सेक्सुअल एक्ट के बाद जितना जल्दी लिया जाए उतना ही इफेक्टिव होता है,
और विद इन 72 आवर्स लिया जाए। अगर 72 आवर्स पास हो गए हैं तो ये प्रेगनेंसी प्रिवेंट नहीं करेगी, और अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गई है तो ये प्रेगनेंसी से नहीं बचाएगी। ये अबॉर्शन के काम की नहीं है। कई बार औरतें जो कि कंफ्यूज हो जाती हैं बिटवीन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड एमटीपी पिल। वो सोचती है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने से प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो सकती है, जो सत्य नहीं है। इसको तभी यूज किया जा सकता है जब तक प्रेगनेंसी ठहरी नहीं है, और अगर इसे यूज किया जाए ये बहुत इफेक्टिव है। बट इसके साथ एक चीज ध्यान रखने की है कि इसकी वजह से महिलाओं में इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है, या उस साइकिल में डिले इन पीरियड्स हो सकता है। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को 1 या 2 बार से ज्यादा महीने में नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो 3 या 4 बार यूज होने लग गई है तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस घट जाएगी। अगर हम यहीं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं, जैसे माला डी है, माला एन है, फेमिलॉन है, ओवरॉल जी है। माला डी और माला एन की दवाइयाँ गवर्नमेंट स्कीम्स में अवेलेबल होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं। ये पैक्स के रूप में आती है। ये पैक पूरा मंथली पैक होता है। इसमें 21 एक्टिव पिल्स होती हैं और 7 डमी पिल्स होती हैं। फिर 28 डे के मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये मिमिक करती है। इसमें जो दवाइयाँ होती हैं उनको स्टार्ट ऐसे किया जाता है कि डे 1 ऑफ द साइकिल पे एक्टिव पिल को स्टार्ट किया जाता है। रोज एक गोली खाई जाती है। अगर बीच में गोली मिस हो जाए तो एक गोली मिस हो जाए तो नेक्स्ट डे 2 गोली खाई जा सकती हैं। बट अगर 2 गोलियां मिस हो गई तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए एडिशनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत पड़ सकती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को हर महिला इस्तेमाल कर सकती है, जो अप टू 40 to 45 ईयर्स एज तक कर सकती है, दैट इज द एज ऑफ मेनोपॉज। पर जो महिलाएं हैं, जो स्मोकर्स हैं, वो 35 ईयर्स ऑफ एज तक ही इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ऐसे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं गवर्नमेंट, मतलब कोई भी आके हॉस्पिटल से ये सब चीज़ें ले सकता है आकर। आकर ये सब चीज़ें ले सकता है, इसके बारे में सारी जानकारी तक ले सकता है, और इन जानकारी लेने के बाद इन सब मेथड्स में से एक मेथड चूज कर सकता है। तो अगर हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि महिला जाए और अपनी मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर दे डॉक्टर को, क्योंकि ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, लिवर या गॉल ब्लैडर डिजीज़ है, माइग्रेन्स हैं या कैंसर्स हैं, जिस कंडीशन में इसका निषेध है, इसको नहीं यूज़ किया जा सकता। तो समझ लें डॉक्टर से कि किस कंडीशंस में वो यूज़ कर सकती है और किस कंडीशन में वो यूज़ नहीं कर सकती है। वहीं इसके अलावा एक प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स भी आती हैं, जैसे सेरावेट है मार्केट में। वो तब काम की होती हैं जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, या वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो अबाउट 35 ईयर्स ऑफ एज हैं महिलाएं और स्मोक करती हैं। अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन चाहती है तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो पिल्स हैं। इनके अलावा हमारे पास इंजेक्टेबल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन भी होता है। इसको एज एन इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो 3 मंथ तक प्रोटेक्शन देता है। इसको DMPA या नेट का इंजेक्शन भी कहा जाता है। बट इसके लिए भी जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसको डे 1 या डे 2 ऑफ द साइकिल पे लगाया जाता है, और सेम डेट 3 महीने के बाद तो इसे लगाया जाए तो इसकी इफेक्टिवनेस मेंटेन रहती है। अगर 1-2 दिन ऊपर हो जाते हैं तो इसके साथ 7 डेज का एड ऑन कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो ये है कि इरेगुलर ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, या फिर बाद में पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ सकती है। पर अगर समझा जाए तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन को जैसे जैसे यूज़ करा जाता है वैसे वैसे बॉडी एडजस्ट हो जाती है, और पीरियड्स की जो इरेगुलरिटी है वो रेगुलराइज हो जाती है। एक और चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के ही काम नहीं आते, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट भी करते हैं। PCOD के पेशेंट्स को भी दिए जाते हैं, और एक्ने के पेशेंट्स में भी बहुत फायदेमंद होते हैं। ये तो सारे हार्मोनल मेथड्स हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसे इम्प्लांट्स कहा जाता है। इसमें हार्मोन के रॉड्स होते हैं जिसको स्किन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। वो हार्मोन के रॉड्स 3 to 5 ईयर्स तक इफेक्टिव रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। और उनके लिए बस एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि उनको इंसर्ट करने के लिए एक माइनर प्रोसीजर की जरूरत होती है, तो डॉक्टर करेगा। जो डॉक्टर करेगा, डॉक्टर से विजिट करेगा। तो मतलब ये जो बाकी चीज़ें हैं ये आप खुद यूज़ कर सकते हो, बट आप एक चीज़ के लिए डॉक्टर के पास आ सकते हो। बिल्कुल, और बेस्ट रहता है कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके एक बार जानकारी हर चीज़ की ले लें और फिर निर्णय अपने हाथ में लें, क्योंकि महिला को पूर्ण अधिकार भी है और उसकी पूरी आज़ादी भी है कि वो खुद निश्चय करे कि उसे इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करना है। उसे बेस्ट जो सूट करेगा वो यूज़ कर सकती है। और जैसे कि आपने बताया कि ये सारी परियोजना जो है गवर्नमेंट लेकर आई है और काफ़ी चीज़ें हो रही है, तो जब आप मतलब मिलती भी होंगी महिलाओं से जो इसके बारे में बात करती हैं, तो क्या लग रहा है कितना यूज़ वो ये कर पा रही हैं, और किस तरह से, जैसे अब हम सोसाइटी की बात करें, भारत में बात करें, तो पीरियड्स के बारे में बात करने से हिचकिचाती है लड़कियां, बात नहीं कर पाती है, पूछ नहीं पाती है, तो ये तो और भी ज़्यादा उसका आगे का प्रोसेस हो गया। तो वो क्या लगता है आपको कि क्या वो चेंजेस आए हैं, और जो चीज़ें हो रही है जैसे कि अब हम बात करें पॉपुलेशन की, तो वो बढ़ती जा रही है,
तो उसका क्या एक आपको क्या रीज़न हो सकता है भारत में? क्या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि हम जागरूकता फैला नहीं पा रहे हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं? क्या लगता है? ऐसा जो कि जागरूकता और अवेयरनेस के कैंपेन से बहुत हो रहा है और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है लोगों में। बट अभी भी जो बीच में आती है वो संकुचित माइंडसेट आता है समाज का कि वो इन मेथड्स के साथ एक शेम या टैबू ऐड ऑन करता है जिसकी वजह से महिलाएं आगे आके खुद सवाल नहीं पूछ पाती। जो दूसरी चीज़ मैंने देखी है मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेरे पास टर्मिनेशन के लिए आते हैं वो अभी भी एज ओल्ड नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन पे डिपेंड करते हैं। नेचुरल मेथड्स जैसे विड्रॉल मेथड है या सेफ पीरियड है या इंटरकोर्स ड्यूरिंग पीरियड्स है। जब ये मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस बहुत लो होती है, 25% की इफेक्टिवनेस होती है, यानी 4 में से 1 महिला इसमें प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इन मेथड्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों के बारे में। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनका एम्पावरमेंट होगा, वो ये समझेंगे कि इन्हीं का फ़ायदा है कि ये अपनी हेल्थ के लिए ही कर रही हैं, तो फिर बाद में वो आगे बढ़ के इन चॉइसेस को लेंगी। और अब धीरे-धीरे चेंजेस मैं देख भी रही हूँ कि महिलाएँ आके ओपनली बता रही हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि मैम अगर हम बात करें भारत में, तो जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आती है, तो जो परिवार है, जो हम पुराने समय के जो परिवार है, वो क्या सोचते हैं कि बेटा पैदा होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। तो ऐसे आपके पास भी मामले आते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि बेटियाँ हैं तो लोग बहुत ज़्यादा है तो उन्हें कहीं छोड़ के चले जाते हैं या नहीं चाहते कि उनका ऐसा बच्चा हो। तो ऐसे आपके पास केसेस आते हैं क्या कभी? बिल्कुल सही बात है ज्योति, ये एक्चुअली हमारे समाज की मानसिकता को दर्शाता है कि अभी भी हमारे समाज में एक रूढ़िवादी सोच है कि भाई लड़का इसलिए पैदा होना चाहिए कि इससे हमारा वंश बढ़ेगा, हमारे वंश का नाम आगे बढ़ेगा या फिर बाद में वृद्धावस्था में वो हमारा सहारा बनेगा। पर देखा जाए तो अब लड़कियां भी आगे बढ़ चढ़ के लड़कों का साथ दे रही हैं या उनके बराबर काम कर रही हैं और अपने माँ बाप का उसी हिसाब से ख्याल रखते हैं जैसा लड़के रख सकते हैं, इनफैक्ट उससे बेहतर रखते हैं। अगर तुम जैसे बात कर रही हो, मुझे 2 केसेस याद आते हैं। जो पहला केस है वो ये है कि नवरात्रि के वक़्त हमारे यहाँ पे डिलीवरी के अंदर ट्रिप्लेक्स का केस आया था और वो जैसे ही डिलीवर हुआ, तीनों ट्रिप्लेक्स डिलीवर हुए, तीनों लड़कियाँ ही थीं और वो एक रिक्शा ड्राइवर था जिसका पहले से 2 लड़कियाँ थीं। तो उसकी पूरी 5 मतलब अब नंबर में 5 बेटियाँ हो गई थी, पर उनके फेस पे एक शिकन भी नहीं था। और ऐसे कई बार हमारे पास एनजीओज़ आते हैं जो ये सपोर्ट करते हैं और जो ये कहते हैं कि हम बेटियों का अडॉप्शन करा देंगे। हुँ। तो बिल्कुल रेडी नहीं हुए, वो बोली कि हमारे घर पे लक्ष्मी आई है, हम उनको पाल लेंगे। तो एक तरफ से समाज में इतनी सकारात्मक सोच दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ये है कि भई एक और केस हमारे पास आया था जिसमें सिज़ेरियन हम कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में था, बच्चे की जान को खतरा था। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ और सिज़ेरियन के वक़्त पैदा हुआ तो जो नॉर्मली मदर जो होती है वो अवेयर होती है। तो उसने हमसे पूछा कि भई क्या बच्चा हुआ है? तो उसको बताया गया कि भई आपको एक प्यारी सी बेटी हुई है। तो वो रोने लगी, उसकी आँखों में से आँसू आने लगे ओटी टेबल पे। और मैंने उससे पूछा कि रो क्यों रही हो? तो उसने ये कहा कि भई मेरे घरवाले ये कहेंगे कि पेट भी कट गया और बेटी भी हो गई। तो मैंने उनसे ये कहा कि एक बात बताओ कि तुम क्या चाहती थी? अपने परिवार का छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम क्या चाहती थी? तुम हेल्दी बच्चा चाहती थी या बेटा चाहती थी? तो बोली मैं तो हेल्दी बच्चा चाहती थी। तो मैंने उनसे कहा कि एक बात को समझो कि तुम एजुकेटेड हो, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा बच्चा है और तुम्हें इसे प्यार से रखना है। तो बताओ कि क्या तुम खुश हो एक हेल्दी बच्चा पाके? क्या तुम्हें अभी भी दुःख है कि भई मेरे को बेटा होना चाहिए था? तो उसका रोना बंद हो गया और उसने कहा कि नहीं मैं खुश हूँ कि मुझे हेल्दी बच्ची प्राप्त हुई है और वो हेल्दी है, वो मेरी बेटी है। पर अगर देखा जाए तो जैसे ही वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और मैं ओटी से बाहर गई, तो सबसे पहले उसके परिवार वालों ने उस बच्चे को गले लगा के कहा कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। तो कई बार मुझे लगता है कि जो प्रेशर्स हैं वो महिलाएं अपने ही माइंड में अपने अगेंस्ट क्रिएट करने लग जाती हैं। सोसाइटी का इतना प्रेशर हो चाहे नहीं हो, महिलाएं अपने माइंड में प्रेशर लेके चलती हैं कि नहीं नहीं हमें तो बेटा ही पैदा करना है या पहला बच्चा हमारा बेटा ही होना चाहिए, उसके बाद दूसरी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये प्रेशर्स हटाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए माँ को अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि एज अ मदर उसका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों को प्यार से पालना, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, दोनों बराबर हैं उसकी नज़र में। बिल्कुल। जैसे आज वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल डे है, तो इस पे आप मैं चाहती हूँ कि क्या एक मैसेज आप लोगों को देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी ज्योति कि सबसे पहली चीज़ जो महिलाओं को समझनी चाहिए कि वो प्रेगनेंसी तभी प्लान करे जब वो पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेडी है एक फैमिली के लिए। अगर वो रेडी नहीं है तो वो पूरी अवेयरनेस के साथ एक इन्फॉर्म डिसीजन ले और खुद अपने हाथ में गर्भनिरोध की चॉइस रखें कि भाई उसे अब आगे बच्चा नहीं करना, वो क्या मेथड्स यूज़ कर सकती है ताकि वो स्पेसिंग ला सके, ताकि वो बच्चा अभी प्रेगनेंसी डिले कर सके। अगर वो पूरी तरह से वो समझे कि उसके हाथ में आज़ादी है और उसी के हाथ में अधिकार है अपनी फैमिली को प्लान करने का, तो हम काफ़ी हद तक एज अ समाज एडवांस करेंगे।
अगर ये सोच हम रखेंगे कि हम फैमिली प्लान करेंगे तभी जब हमें बच्चा चाहिए, तो इससे काफ़ी हद तक जनसंख्या में भी बचाव होगा और काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो हम सिर्फ अबॉर्शन से या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से भी बचेंगे। साथ ही युवाओं और महिलाओं को दोनों को ये समझने की ज़रूरत है कि रिस्पॉन्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। अवेयर रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें, रिस्पॉन्सिबल वे से काम किया जाए या ज़िंदगी जी जाए तो अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ जितनी भी चीज़ें आपने शेयर करी, जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे भी सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था कि ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट है वो अवेलेबल करा रहा है लोगों के लिए। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या जो बढ़ रही है, इन चीज़ का इस्तेमाल करके मैं चाहती हूँ कि आगे भी मतलब जो पॉपुलेशन कंट्रोल जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, उसके बारे में सोचें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा एक वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लेंगे, उसको यूज़ करेंगे और दूसरों तक भी उस चीज़ को पहुँचाएँगे। और ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे और अगर आपको लगता है किसी टॉपिक वगैरह हमें वीडियो बनाना है तो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ इंडिया 24/7। मैं आपके साथ ज्योति। धन्यवाद।